एक चैप्टर में कि कमाल है। तो सारा तो नहीं होना ना, सारा वैसे एंड वाला हिस्सा करना भी नहीं है, उसने कहा भी हुआ है, लेकिन जितना करवाया है वो तो करना है। तो भाई अब कल बात ये हो रही थी कि हम स्टोरेज को एक्सेस कर रहे थे, यानी डिस्क डिस्क को एक्सेस कर रहे थे यूजिंग बायोस। कल हम बायोस को यूज कर रहे थे। तो बायोस हमेशा ऐसी होती है कि वो हार्डवेयर के करीब होती है, हमेशा वो हार्डवेयर से हार्डवेयर की ज़बान में बात करती है, उससे उस तरह से डील करती है। तो आज उसको डॉस के लेवल पे करोगे। अब डॉस के लेवल पे ये कदरे आसान है, क्योंकि डॉस के लेवल पे आके तुम फाइल्स फोल्डर्स की बातें करते हो, ठीक है। तो पहली सर्विस, एक तो डॉस की सारी सर्विसेज इंटरप्ट 21 के ऊपर होती हैं, सारी जितनी भी हैं, डिस्क की होए जो मर्जी हो, तुम्हें पता है इस बात का पहले से। अब इसकी सर्विस है 3C। ये क्या करती है, ये फाइल क्रिएट करती है, क्रिएट फाइल। तुम सी प्लस प्लस में एक फंक्शन यूज करते थे एफ ओपन का, फाइल ओपन का। तो फाइल ओपन का, या तुम एक नई फाइल क्रिएट करते थे, वो ये उसके पीछे ये सर्विसेज कॉल हो रही होती थी कि जब भी तुम एक नई फाइल बनाना चाहते हो तो तुम सर्विस 3C कॉल करते हो। अच्छा, या तो ये नई फाइल बना देता है, या अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसको ट्रंकेट कर देता है, खाली कर देता है, ठीक है। इसमें फाइल के एट्रीब्यूट्स देने होते हैं। एट्रीब्यूट्स वही हैं कि फाइल हिडन है, सिस्टम है, फाइल की टाइप क्या है, इस तरह की चीज़। और फाइल का नेम, इसमें पाथ पूरा शामिल होता है, पूरा पाथ देते हो। और वही जैसा कल बात की थी कि डिस्क की सारी सर्विसेज अगर कामयाब होती हैं तो कैरी फ्लैग 0 होता है, और अगर सही नहीं चलती, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कैरी फ्लैग 1 होता है। और अगर 1 है तो फिर एरर कोड जो है वो AX में आ जाता है। यहाँ पे एक नई बात ये है कि अगर फाइल क्रिएट हो जाए तो तुम्हें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होती है, एक नंबर रिटर्न होता है जो फाइल हैंडल कहलाता है, वो AX में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम जितना काम फाइल के साथ करते हो ना, वो फिर हैंडल के जरिए से करते हो। तो पहले तो दो बेसिक काम है ना, कि फाइल या तो क्रिएट करनी है, या एक एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करना है। ये तो हो गया, दोनों केसेस में फाइल हैंडल तुम्हारे पास AX में आ जाता है। इसके बाद तुम जितने काम करते हो ना फाइल के ऊपर, वो हैंडल से करते हो। यानी अगर तुम्हें फाइल क्लोज करनी है तो तुम सिर्फ फाइल का हैंडल बताओगे, दैट्स इट। अगर तुमने फाइल से रीड करना है तो तुम सिर्फ फाइल का हैंडल बताओगे। और एक्चुअली यही सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है, फाइल से रीड करना। तो फाइल से रीड करने में क्या है, एक तो सर्विस नंबर आ गया 3F, फाइल का हैंडल बता दिया कि कौन सी फाइल है, फिर बता दिया कि कितना पढ़ना है, नंबर ऑफ बाइट्स कितनी है, और फिर ये है कि पढ़ के ला के रखना किधर है, वो मेमोरी का को पॉइंटर, रैम का को पॉइंटर, तुम उसको पकड़ाओगे। अच्छा, ये रीड हो गया। इसी तरह राइट जो है वो इस सारी चीज़ का रिवर्स कर देगा, विच मीन्स कि वो फाइल के अंदर डेटा सेंड कर देगा। डिलीट फाइल है, सेट करंट फाइल पोजीशन, ये इसका कॉन्सेप्ट वही सी प्लस प्लस वाला है कि तुम्हारे पास फाइल में एक इनविजिबल पॉइंटर होता है, तो उस पॉइंटर को अगर मूव करना है तो ये वो है, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्विस है एक्चुअली, कहीं आगे अगले कोर्स में किसी में जाके पढ़ोगे, यहाँ पे नहीं। अच्छा, उसके बाद ये दो हैं, गेट फाइल एट्रीब्यूट्स और सेट फाइल एट्रीब्यूट्स। इसके ऊपर ज़्यादातर तुम्हें असाइनमेंट भी आती थी, लेकिन अब इस दफ़ा तो खैर नहीं है। लेकिन बहरहाल एक फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो हिडन है, सिस्टम फाइल है, आर्काइव्ड है, फाइल की टाइप क्या है, फाइल है, फोल्डर है, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स में शामिल होता है। तो ये सर्विस सिर्फ, जो 4300 सर्विस है, ये सिर्फ रिटर्न करती है पैरामीटर्स के एट्रीब्यूट है क्या, और ये एट्रीब्यूट सेट करती है। यानी तुमने अगर एक फाइल को हाइड करना है तो तुम उसका एक एट्रीब्यूट सेट करोगे ना, कि वो उसका हिडन का एट्रीब्यूट सेट कर। अच्छा, इसके अलावा कुछ सर्विसेज हैं जो फाइल लोड करती हैं। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। आ, यार ये भी बड़ी ज़रूरी सी कहानी है, कैसे करें इसे, समझाया बिल्कुल नहीं हुआ। ये इस तरह से है कि जब तुम एक फाइल रैम में लोड करते हो, मेमोरी को, कॉम फाइल खास तौर पे तुम मेमोरी में लोड करते हो, आ, तो उससे पहले एक उसका एक हिस्सा लोड होता है जिसको प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स कहते हो, PSP। जब तुम एक कॉम फाइल लोड करते हो ना डिबगर में, जिस तरह तुम AFD में एक कॉम फाइल लोड करते हो, तो तुम उसमें एक लाइन लिखते हो, ORG 0x0100। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो कोड शुरू होएगा
वो एड्रेस नंबर 100 से शुरू होएगा। तो तुम जितना कोड तुमने लिखा है फाइल में वो इस जगह से 100 एड्रेस से शुरू हुआ है। तो सवाल ये है कि ये पहले 100 में क्या होता है, ठीक है। तो द एरिया फ्रॉम 0 to 7F कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर डॉस, यानी इसके भी दो हिस्से हैं कि एड्रेस नंबर 0 से लेकर 7F तक तो डॉस के अपने डेटा स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे डॉस का मेटा डेटा कह लो कि मौजूद है, हमसे इसका लेना देना नहीं है। लेकिन एड्रेस नंबर 80 से लेके आगे तक यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर पड़ा होता है, ये while the command tail is stored in 80। अब ये है कि 80 के ऊपर कमांड टेल की लेंथ होनी चाहिए। हाँ, कमांड टेल की लेंथ होती है। कमांड टेल क्या है? कमांड टेल ये है कि तुम्हें कमांड लाइन पैरामीटर्स का पता है, ठीक है। और 81 से लेके FF तक, FF के बाद 0100 आ जाता है। अगर काउंटिंग करो हेक्सा में तो FF के बाद 0100 आए थे। 81 से FF तक एक्चुअल कमांड टेल पड़ी होती है। ये क्या होती है? ये बेसिकली कमांड लाइन पैरामीटर्स होते हैं जो रन टाइम पे पास किए होते हैं, और इनमें स्पेस सेपरेटर होती है। मतलब मैं तुम्हें कहना ये चाह रहा हूँ कि तुमने वैसे सी में भी किया हुआ है। कमांड लाइन पैरामीटर्स ये होते क्या हैं? तो फॉर एग्जाम्पल ये माइन नाम की कोई फाइल है, माइन MINE। अब तुम इसको ऐसे भी चला सकते हो कि सिर्फ माइन लिख के चला दो, ठीक है। लेकिन तुम इसके आगे पैरामीटर्स भी दे सकते हो। दोनों केसेस में वो चल पड़ेगी, कोई मसला नहीं, कोई एरर नहीं, ठीक है। वो फाइल पता नहीं क्या थी, मुझे नहीं पता उसमें क्या था, लेकिन जो भी है, लेकिन ये कमांड लाइन पैरामीटर्स होते हैं। तुम जब फाइल चलाते हो या कोई भी कॉम फाइल इस तरीके से लोड करते हो, तो कॉम फाइल के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि 100 से एड्रेस से कोड स्टार्ट करना है, तो कोड तो 100 से स्टार्ट होता है। तो उसके पीछे ये जो जगह है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये कमांड लाइन पैरामीटर जो तुमने दिए हैं वो पड़े होते हैं, ठीक है। कमांड टेल इसको कहते हैं पूरी कहानी को। अब ये करेगा ये कि, बल्कि मैं बताता नहीं कि ये क्या करेगा, जरा देखते हैं ये क्या करेगा। तो पहले एक फाइल नेम 1 नाम का वेरिएबल बनाया, फिर एक फाइल नेम 2 नाम का वेरिएबल बनाया, हैंडल 1 बनाया, हैंडल 2 बनाया। समझ आ गई ना? इसमें हम फाइल का नाम बताएंगे, इसमें हैंडल आ जाएगा। ये बफर्स हैं, ये 4 किलोबाइट का बफर है, 4096 बाइट्स का। करेगा ये कि पहली फाइल में से डेटा पढ़ेगा, बफर 1 में डाल देगा, दूसरी फाइल में से डेटा पढ़ेगा, बफर 2 में डाल देगा। अब दोनों को आपस में कंपेयर करेगा कि दोनों बराबर हैं या नहीं, यानी दोनों के अंदर जो डेटा था वो सेम है या नहीं, और फिर उस हिसाब से काम करेगा। तो जी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इसका शुरू वाला हिस्सा ज़रा गौर से कर लो। मैंने 80th एड्रेस पे जो पढ़ा था वो उठाया। अब तुम्हें ये याद होना चाहिए कि 80th एड्रेस पे कमांड टेल की लेंथ पड़ी होती है, कि यहाँ पे कितने पैरामीटर्स लेंथ पड़ी होती है। उसके बाद मैंने DI को मूव करवाया 82 पे, क्योंकि 82 से मेरी एक्चुअली कमांड टेल शुरू होती है, ठीक है। यार ये 81 से शुरू होती है, लेकिन 81 पे स्पेस पड़ी होती है। मतलब जितने भी कमांड लाइन पैरामीटर्स तुम देते हो वो स्पेस के साथ सेपरेटेड होते हैं ना। तो पहले एक शुरू में एक स्पेस होती है, सेपरेटेड बाय स्पेस, ये जो सारे पैरामीटर्स होते हैं। 82 से वो शुरू करता है, ये स्पेस जो है वो ये डालता है AL में। यानी वो करेगा क्या कि वो 82 से शुरू करेगा और अब स्पेस ढूंढेगा स्कैस की कमांड से। तो वो स्पेस ढूंढेगा, जब उसको स्पेस मिल जाएगी वो समझ जाएगा अच्छा मेरे पास पहला पैरामीटर आ गया, ठीक है। तो जैसे ही पहला मेरा पैरामीटर आता है आगे जाता है, फिर यही काम करता है। अब जो पहला पैरामीटर उसने लोड किया है उसको मूव करवाता है फाइल नेम 1 के अंदर। गेम ये है कि वो कर ये रहा है कि उसने इस तरीके से फाइलों के नाम देने हैं, abc.txt और xyz.txt, ठीक है। करना उसने ये है कि जो फाइलों के नाम है, जिन दो फाइलों को उसने कंपेयर करना है आपस में, यार बंद ही हो गया, चलो बंद ही हो गया। तो जिन दो फाइलों को आपस में कंपेयर करना है उनके नाम उसने दिए हैं कमांड लाइन पैरामीटर के तौर पे।
अब अपने कोड में आके उसने पहला पैरामीटर उठाया 82 से, उसको फाइल नेम 1 में डाल दिया। फिर दूसरा पैरामीटर इसी तरह से उठाएगा, उसको डाल देगा फाइल नेम 2 में। अब बेसिकली अभी तक हुआ कुछ नहीं है, अभी तक सिर्फ ये हुआ है कि कमांड लाइन के ऊपर से उसने 2 पैरामीटर्स उठाए हैं, पहले को फाइल नेम 1 में, दूसरे को फाइल नेम 2 में डाल दिया। अच्छा, गेम अब शुरू होएगी। तो अब वो 21 की सर्विस 3D कॉल करेगा, जो ओपन फाइल की सर्विस है, और उसको कहेगा कि फलानी फाइल ओपन कर दो, फाइल नेम 1 ओपन कर दो। अब ये एरर चेकिंग है कि अगर एरर है तो इधर चले जाओ, जो भी है। लेकिन अगर एरर नहीं है, फॉर एग्जांपल इसको छोड़ दो कि एरर नहीं है, तो AX में हमें पता है कि फाइल का हैंडल आ जाता था, तो वो उसने मूव करवा दिया हैंडल 1 नाम के वेरिएबल में। फिर फाइल नेम 2 ओपन की, सेम एरर चेकिंग की, और उसका हैंडल मूव करवा दिया हैंडल 2 में। अब मैंने 2 फाइलें ओपन कर ली हैं, दोनों के हैंडल मेरे पास आ गए हैं अपने वेरिएबल्स में, हैंडल 1 और हैंडल 2 में। अच्छा, अब मैं सर्विस कॉल करता हूँ 21 की 3F, रीड की सर्विस, रीड करना है। तो मैं कहता हूँ कि भाई तू पहली फाइल में से पढ़, 4 किलोबाइट पढ़ और बफर 1 में डाल दे। सिंपल, पहली फाइल में से पढ़ा 4 किलोबाइट और बफर 1 में डाल दिया। फिर वही एरर चेकिंग वाली चीज़ आ गई। फिर अब दोबारा ये सेकंड फाइल के ऊपर ये सर्विस कॉल करेगा। तो अब कहेगा कि भाई तू फाइल 2 में से पढ़, हैंडल 2 में से पढ़, 4 किलोबाइट पढ़ और बफर 2 में डाल दे। बफर 1 में भी डेटा आ गया, बफर 2 में भी डेटा आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है। ये जो 4 किलोबाइट की 2 अरेज बनी है मेमोरी में, इनको आपस में कंपेयर करना है। तो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से आपस में अब कंपेयर होएंगी। कैसे करता है? हाँ, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से। ये 3 लाइन है, ठीक है। सोर्स इंडेक्स को मूव करवाया बफर 1 पे, डेस्टिनेशन इंडेक्स को मूव करवाया बफर 2 पे, और कंपेयर्स की कमांड स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन दे दी। और यहाँ से ये पता चल जाता है कि वो दोनों सेम है या नहीं। अच्छा, अब बाकी प्रोग्राम क्या है मैं बता देता हूँ, लेकिन कुछ ज़रूरत नहीं है ख़ास। ये बाकी जो है ना, एक लूप है, ये जंप इफ इक्वल रीड लूप। ये रीड लूप शुरू हो रहा है, ठीक है। लूप ये है कि वो कहता है कि हो सकता है फाइल्स बड़ी हों, हो सकता है फाइल्स में सिर्फ 4 किलोबाइट डेटा ना हो सकता है इससे भी ज़्यादा है। तो वो करता ये है कि पहले 4 पढ़ता है, फिर दोनों का 4 पढ़ता है, 4 कंपेयर करता है। अगर दोनों बराबर हैं, जंप इफ इक्वल अगर दोनों बराबर हैं, तो दोबारा ये काम करो, यानी अब अगला 4 किलोबाइट पढ़ो, फिर अगला 4 किलोबाइट पढ़ो। जब तक फाइलें बराबर रहती हैं तब तक वो कंपैरिजन करता रहता है। जैसे ही उनमें कोई इनइक्वालिटी आई, कोई प्रॉब्लम आई, वहां से वो बाहर आ जाएगा और फिर वो स्क्रीन पे बस बेसिकली प्रिंट करवा देगा कि सेम है या नहीं है। ये एंड पे फाइल्स क्लोज हो रही हैं, ये हैंडल 1 क्लोज हो गया, ये हैंडल 2 क्लोज हो गया, और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। अब इस प्रोग्राम में जो मुसीबत है ना, बस वो ये है कि अगर कमांड टेल की समझ आ जाएगी, कमांड टेल और कहीं पे पूरी बुक में यूज नहीं हुई थी, तो इसका जरा ख्याल रखना, ठीक है भाई। अच्छा, अब कुछ और सर्विसेज थी। ये तो फाइल्स की सर्विसेज थी ना, जो फाइल को बेसिकली ओपन, क्लोज, क्रिएट, डिलीट और रीड राइट कर रही थी। बड़ी बेसिक सर्विसेज हैं जो रोज बंदा यूज करेगा। ये जरा कम यूज करेगा बंदा। ये यार, तुमने सी सी प्लस प्लस में पढ़ा था कि 3 फंक्शन थे, मैलॉक, कैलॉक और रीअलॉक और फ्री। ये 4 फंक्शन है, मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक और फ्री। ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन थी। जब तुम वो फंक्शंस कॉल करते हो सी लैंग्वेज में, तो पीछे ये सर्विसेज कॉल होती हैं। यानी ये सर्विस जो है वो एलोकेट मेमोरी की सर्विस है। ये मेमोरी एलोकेट करके देती है कि और इसको तुमने बताना क्या, इसको तुमने सिर्फ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स बताने होते हैं, कितनी मेमोरी तुम मांग रहे हो। अल्लाह भला करे, ये पैराग्राफ होता है 16 बाइट, एक पैराग्राफ 16 बाइट होता है। तुम उसको कहते हो कि मुझे इतनी मेमोरी चाहिए। अब जब एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो वो इस तरह से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करता है। तुम खुद भी कर सकते हो। फिर तुमने पढ़ा हुआ है कि वो जो मेमोरी तुम डायनामिकली लेते हो, उसको तुम्हें फ्री भी करना पड़ता है। फ्री का मतलब होता है कि डायनामिक मेमोरी जितनी भी तुमने पकड़ी है, वो सिस्टम को वापस करना तुम्हारा काम होता है। और ये री अलॉक है कि उसका जो जो मेमोरी ब्लॉक तुमने लिया हुआ है, उसका तुमने साइज चेंज करना, तुम्हें ज़्यादा मेमोरी चाहिए या कुछ इस तरह का। अच्छा, अब इसमें से जो नहीं तुमने पढ़ा हुआ और जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो ये है लोड और एग्जीक्यूट प्रोग्राम।
तो पता ना कि तुम अपने प्रोग्राम के एंड में लिखते हो 21 की सर्विस 4C100, तो वो क्या करती है, वो टर्मिनेट करती है प्रोग्राम और उसको मेमोरी से बाहर फेंकती है। तो इसी तरह जब तुम प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो एक सर्विस कॉल होती है 21 की सर्विस 4B, जो मेमोरी के अंदर उसको लोड करती है। पैरामीटर्स क्या हैं, टाइप ऑफ लोड तो हम सेम ही होता है हमेशा, जीरो ही वैल्यू होएगी लोड एंड एग्जीक्यूट। प्रोग्राम का नाम होता है जिसमें पाथ सारा होता है, और एक पैरामीटर ब्लॉक होता है। जब पैरामीटर ब्लॉक ये होता है कि तुम एक रनिंग प्रोग्राम को, यानी ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, इसका क्या एनवायरनमेंट है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, इसका डेटा क्या है, इसमें को खास जाने की जरूरत नहीं है। वैसे इसने ये दिखाया हुआ है तुम्हें, ये पैरामीटर ब्लॉक होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई भी इसमें खास जाने की जरूरत है। अच्छा, प्रोग्राम क्या है, वही मल्टीटास्किंग जो की थी ना 11वें चैप्टर में, वही वाला प्रोग्राम दिखा रहा है, लेकिन क्या फ़र्क क्या लाएगा, डायनेमिकली लोड कर देगा, बस यही फ़र्क लाएगा, और क्या लाएगा। अच्छा, तो वो कहता है कि हमारा प्रोग्राम जो ये मल्टीटास्किंग कर्नल था, वो ये करता था कि वो 3 थ्रेड्स स्टार्ट कर देता था, 3 डिफरेंट थ्रेड्स, और फिर खुद सो जाता था। खुद मतलब वो एक इन्फिनिट लूप के अंदर फँसा रहता था या सो जाता था, जो भी कह लो, ठीक है? तो वो कहता है कि अब मैं ये करूँगा कि जब मैं ये 3 थ्रेड्स लोड कर चुका हूँगा, ये पहला, दूसरा, ये गालिबन तीसरा थ्रेड है, ये जब 3 मल्टीटास्किंग वो चला चुका होएगा, वो कहता है कि अब मैं मतलब बजाय इसके कि मैं इसको यहीं पे इसको रोक दूँ, मैं अपने मेमोरी ब्लॉक को रीसाइज़ करूँगा, यानी ये प्रोग्राम अपने ही ब्लॉक को अपने ही मेमोरी ब्लॉक को रीसाइज़ करेगा और उसमें एक नया प्रोग्राम चला देगा, ठीक है? प्रोग्राम कौन-सा चलाएगा? वो उसने कमांड नाम का प्रोग्राम चलाया है, वो ऊपर डिफाइन किया होएगा, ये। अच्छा, कमांड डॉट कॉम क्या होती है? कमांड डॉट कॉम आपका बेसिकली उसका कर्नल होता है ना, डॉस का कर्नल होता है। तो आई डोंट थिंक कुछ भी होएगा यहाँ पे अगर मैं कमांड डॉट कॉम लिखूंगा, क्योंकि वो तो पहले ही चल रही है। हुआ है भाई। तो ज़रा देखो कमांड डॉट कॉम से क्या हुआ है। तो कमांड डॉट कॉम से बेसिकली एक नया कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट होता है। अब डॉस वैसे कुछ नहीं होना था, लेकिन डॉस बॉक्स के अंदर क्योंकि ये मेन्यू आता है, तो इस वजह से वो ज़रा आपको नज़र आ जाता है कि ये काम हो रहा है। लो जी, ये हिस्सा बिल्कुल थोड़ा सा करना है मैंने, पढ़ना ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं इसकी जा सकते। जो पिछले 2 हिस्से हैं ना, कि डिस्क को एक्सेस करना बायोस के ज़रिए और फिर डॉस के ज़रिए, बड़ी सख्त ज़रूरी है। एग्ज़ाम के भी क्वेश्चंस हैं, और वैसे भी अगली अगली सेमेस्टर में जाके भी ये तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। ड्राइवर्स क्या होते हैं? ड्राइवर्स वो छोटी सी सॉफ्टवेयर होती है जो तुम्हारी किसी भी हार्डवेयर को चलाती है। डेफिनेशन तो यही होती है। तो ड्राइवर से ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी डॉस को, ये पता चलता है कि उसने इस डिवाइस से बात कैसे करनी है, इससे कम्युनिकेट कैसे करनी है, ठीक है? अच्छा, अब ड्राइवर बनाने का एक खास तरीका है, एक खास असूल है कि ड्राइवर किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? तो ये जितना मैं पढ़ता जाऊंगा ना, ये सारा तुम्हें याद करना पड़ेगा, सारा याद करना पड़ेगा। ये काफ़ी मटीरियल है, ज़रा शुरू करो। डिवाइस ड्राइवर की जो फाइल तुम बना रहे हो, इट स्टार्ट्स विद अ हेडर कंटेनिंग अ लिंक टू द नेक्स्ट डिवाइस ड्राइवर इन द फर्स्ट 4 बाइट्स फॉलोड बाय अ डिवाइस एट्रीब्यूट वर्ड। अब टाइम नहीं बचा कि मैं तुम्हें एक एक चीज़ करके दिखाऊं, तो बस इसको समझो। डिवाइस ड्राइवर की जो तुम फाइल बना रहे हो, वो स्टार्ट होती है एक हेडर से। उस हेडर में 4 बाइट्स का एक पॉइंटर होता है, ठीक है? अब पॉइंटर किधर जाता है? तो लिंक लिस्ट लाओ दिमाग में। लिंक लिस्ट क्या होती थी? उसमें डेटा होता था और नीचे एक पॉइंटर लगा होता था। पॉइंटर क्या करता था? अगले नोड की तरफ पॉइंट करता था। तो डिवाइस ड्राइवर जो हैं, वो भी एक लिंक लिस्ट की तरह पड़े होते हैं मेमोरी में, लेकिन उनका पॉइंटर एंड पे नहीं होता, शुरू में होता है, हेडर में पॉइंटर होता है। तो ये पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट ड्राइवर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। तो स्टार्ट तो यहाँ से होता है, और उसके बाद एक डिवाइस एट्रीब्यूट वर्ड होता है। 16 बिटों का एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं डिवाइस एट्रीब्यूट वर्ड। इस वर्ड के अंदर जो बिट नंबर 15 है, वो इंपॉर्टेंट है। वो ये बताती है कि जिस डिवाइस को ये डिस्क्राइब कर रहा है ड्राइवर,
क्या वो करेक्टर डिवाइस है या ब्लॉक डिवाइस है? करेक्टर डिवाइसेस कीबोर्ड माउस होती हैं जो एक एक क्लिक पे काम करती हैं, और ब्लॉक डिवाइसेस डिस्क होती हैं जो पूरा ब्लॉक एक दफ़ा में उठा के वो करती हैं। ये प्लीज़ याद कर लेना कि अगर बिट 0 है तो ये करेक्टर डिवाइस है, और वरना ये ब्लॉक डिवाइस है। हेडर सॉरी ड्राइवर के अंदर स्टार्ट हुआ 4 बाइट के हेडर से, उसमें पॉइंटर है जो अगले की तरफ पॉइंट कर रहा है। उसके बाद डिवाइस एट्रीब्यूट वर्ड है, उस वर्ड की बिट नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड is the header of the offset of the strategy routine and then the interrupt routine. ड्राइवर की फाइल दिमाग में लाओ, पहले एक पॉइंटर है जो अगले ड्राइवर की तरफ पॉइंट कर रहा है, फिर एक डिवाइस एट्रीब्यूट वर्ड आ गया, उसके बाद दो और पॉइंटर हैं और ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंटर पॉइंट करता है एक स्ट्रेटजी रूटीन की तरफ, और दूसरा पॉइंटर पॉइंट करता है एक इंटरप्ट रूटीन की तरफ। ठीक है? स्ट्रेटजी रूटीन को तुम इस तरह से समझ सकते हो कि जब भी यूजर उस डिवाइस को एक्सेस करेगा, जैसे एक तुमने प्रिंटर लगाया है, अब प्रिंटर के ऊपर तुम 10 मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हो। उसको तुम प्रिंट भेज सकते हो, उसका तुम स्टेटस पढ़ सकते हो, उसको तुम रीसेट कर सकते हो, उसका तुम टोनर चेक कर सकते हो कि उसमें कितनी, ये सारे काम तुम कर सकते हो। अब होता ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये कमांड भेजता है ड्राइवर को कि भाई यूज़र ने ये हरकत की है, वो पेपर चेक करना चाह रहा है कि मौजूद है या नहीं। तो ये काम एंड पे करना किसने है? ये काम एंड पे ड्राइवर ने करना है। तो ड्राइवर ने भी नहीं करना है, ड्राइवर के अंदर एक स्ट्रेटजी रूटीन पड़ी हुई है, उसने ये काम करना है। और स्ट्रेटजी रूटीन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर बंदा फलाना काम करे तो मैंने क्या करना है, फलाना काम करे तो मैंने क्या करना है, फलाना काम करे तो मैंने। तो डिवाइस ड्राइवर की जो अपनी फाइल है वो काफी सादी होती है। उसमें एक पॉइंटर है अगले की तरफ, उसमें एक डिवाइस एट्रीब्यूट वर्ड है, उसमें दो पॉइंटर हैं जो स्ट्रेटजी रूटीन और इंटरप्ट रूटीन की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो स्ट्रेटजी रूटीन एक्चुअली वो कोड है जो सारा काम करता है। तो स्ट्रेटजी रूटीन इज कॉल्ड व्हेनेवर द डिवाइस इज नीडेड एंड इट इज पास्ड अ रिक्वेस्ट हेडर। अब जरा फॉलो करना बात। इतना तो हमें समझ आ गया कि जब भी हम यूजर जब भी कोई कमांड देगा तो वो कमांड ड्राइवर के पास जाएगी, ड्राइवर वो कमांड भेजेगा स्ट्रेटजी रूटीन के पास, और स्ट्रेटजी रूटीन एक्चुअली वो काम करेगी। ड्राइवर का काम ये है कि उसने स्ट्रेटजी रूटीन को एक रिक्वेस्ट हेडर देना है। रिक्वेस्ट हेडर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिकली एक कमांड होती है कि बंदा चाह क्या रहा है, बंदा प्रिंट करना चाह रहा है, बंदा करना क्या चाह रहा है। ठीक है ना? तो ये इसने क्या दिखाया है? अच्छा, ये इसने एक तुम्हें सैंपल रिक्वेस्ट हेडर दिखाया है। उसने कहा ये एक रिक्वेस्ट हेडर देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कमांड कोड है जो बेसिकली ये बताता है कि भाई करना क्या है, प्रिंट करना है, रीसेट करना है, करना क्या है। ठीक है? इस कमांड कोड की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। एक सेकंड रुकना है। हेलो जी। अच्छा जी। हाँ, तो हम कह रहे थे कि कमांड कोड हम भेजते हैं। अच्छा, पूरी तस्वीर अपने दिमाग में जरा बनाओ कि हो क्या रहा है।
यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, यूज़र कहेगा कि मैंने फलाना काम करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिक्वेस्ट उठा के डिवाइस ड्राइवर को देगा। डिवाइस ड्राइवर एक रिक्वेस्ट हेडर तैयार करेगा ये वाला, और स्ट्रेटजी रूटीन को देगा। और स्ट्रेटजी रूटीन ये करेगी कि वो देखेगी कि अच्छा ये बंदा करना क्या चाह रहा है, कमांड क्या है इसकी, ये करना क्या चाह रहा है, और फिर उसके हिसाब से उसके अंदर कोड लिखा होएगा कि वो फलाना काम करते। इसको बिल्कुल ना याद करने की कोशिश करना, ये कुछ सैंपल कमांड्स दी हुई हैं कि ड्राइवर इनिशियलाइजेशन की ये कमांड है, मीडिया चेक की ये है, मतलब इसको बिल्कुल याद करने की कोशिश ना करना, सिर्फ एक आइडिया ले लेना कि क्या है। आ, इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर होता है, बीपीवी कहते हैं इसको, बायोस पैरामीटर ब्लॉक, बीपीवी, उसका भी एक स्ट्रक्चर मौजूद है। बस मेरा ख्याल है यहाँ पे छोड़ दो इसको। हाँ, अच्छा, अब ये इसका एक एग्जांपल है, ये तुम्हें एक रैम में एक यूएसबी बना के उसको एज ए यूएसबी इस्तेमाल करके दिखाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल तो मैं छोड़ डालूंगा। और बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम इसको ख़त्म कैसे करोगे। मुश्किल हिस्सा वैसे तो निकल चुका है सारा, लेकिन सीरियल पोर्ट प्रोग्रामिंग को लगता है एक दिन, एक क्लास लगती है 30-40 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं लगता। प्रोटेक्टेड मोड को वैसे 2 क्लासें लगनी चाहिए, लेकिन चलो एक तो लगनी ही लगनी है, पूरा दिन लगना है इस पर, ये काफ़ी लंबा और काफ़ी ज़्यादा मटीरियल है। बल्कि इन दोनों को मिक्स कर लो, इन दोनों को मिला के 2 क्लासें लगेंगी। और उसके बाद एंड पे ये जो 16वां और 17वां है ये एक क्लास है, ये तो मतलब आधे घंटे का काम है। 16वां और 17वां ये कुछ नहीं है। इसमें से सिर्फ 15th है जो बड़ा है। मैंने तुम्हारी कितनी क्लासेस रखी हुई है? 3 चाहिए? 2 2 रखी हुई है तो 3 चाहिए, तीसरी रख दूंगा फिर। फिलहाल चलते रहो, ये जो 2 रखी हुई है इन पे ही चलो, फिर आगे एक तीसरी एडिशनल ऐड करनी पड़ेगी लाजमी। ठीक है, चलिए ठीक है सर। चलो।